दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम एक ऐसे विवादित इस विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही जरूरी भी है और विवादित भी है। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या मुस्लिम भारत की राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं या वो हाशिए पर चले गए हैं। पूरी बात करें उसके पहले मैं आपसे एक निवेदन कर दूं कि हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं। और आपसे निवेदन यह है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें और सोशल ग्रुप्स में डालें, अपने परिजनों मित्रों को भी भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट बॉक्स में जा करके मतलब कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि बड़ा सवाल ये है, आज की डेट में बंगाल चुनाव के बाद में बंगाल, असम या 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसके बाद एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि क्या मुसलमान राजनीति के हाशिए पर आ गया है। ये मैं ऐसे ही नहीं उठा रहा हूं इस बात को, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जितने चुनाव हुए राज्यों के, अ, उनमें सब में सेक्युलर पार्टियां जो है हारी है। और विशेष रूप में से वे पार्टियां जिनका बड़ा बेस मुस्लिम था, मसलन महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल, असम, कांग्रेस सहित सभी पार्टियां इन इन देशों में, इन प्रदेशों में सेक्युलर पार्टियां जो थी, जो अपने आप को ये कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, वो सब हारी है। तो इसलिए ये सवाल उठ रहा है। और ये सवाल आज और ज्यादा इसलिए मौजूद हो गया क्योंकि अ, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने दैनिक भास्कर में एक लेख लिखा, क्या अब राजनीति में मुसलमान हाशिए पर है। बड़ा सवाल है ये। इसके ऊपर गौर करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। अगर नहीं तो हम एक पूरे बड़े जनसंख्या, जो अल्पसंख्यक की सबसे बड़ी जनसंख्या है, उसके साथ अन्याय कर देंगे। तो अ, उनका मानना है कि राजनीतिक पार्टियों में हिंदू मुस्लिम बंटवारा अब और स्पष्ट हो गया है। भाजपा के लिए मुस्लिम वोटर्स अब जरूरी नहीं रह गए। ऐसे में क्या कोई हिंदू नेतृत्व वाला संगठन ही उसे चुनाव में चुनौती दे सकता है। ये बड़ा एक बहुत ही गंभीर सवाल इन्होंने खड़ा कर दिया है ये। क्योंकि यह तो साफ है कि भाजपा और सेक्युलर पार्टियों में बीच हिंदू मुस्लिम बंटवारा अब और मजबूत हो गया है। वे अपने लेख में लिखते हैं कि बंगाल, असम में भाजपा ने इस बार एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। बिना बिना उतारे ही 2/3 बहुमत प्राप्त, सीट जीत ली है। इसी तरह असम में विपक्ष के जीते 24 उम्मीदवारों में से 22 मुस्लिम है। इनमें भी कांग्रेस के जीते 19 उम्मीदवारों में से 18 मुस्लिम है। बंगाल में 293 नए विधायकों में 40 मुस्लिम है, जिसमें से 34 टीएमसी के जीते हैं। इससे ये अनुमान लगा लगा रहे हैं या सिद्ध करना चाहते हैं कि भाजपा और सेक्युलर पार्टियों के बीच हिंदू मुस्लिम आधार पर बंटवारा हो गया है। लेकिन हमारे हिसाब से, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये सोच अतिरंजित है। यह बात सच है कि इस समय मुस्लिम कई कारणों से डरा हुआ है और दबा हुआ है, अपने आप को महसूस कर रहा है। इसकी बात असम और बंगाल में भी जो मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन असली बात यह है कि बंगाल और असम में भी जो मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं वो केवल मुस्लिम वोटों से नहीं जीते हैं, उन्हें हिंदुओं का वोट भी मिला है और अच्छा खासा वोट मिला है। इसलिए ये परिणाम निकाल लेना कि मुस्लिम अब हाशिए पर हैं,
बहुत ही गलत सोच है और सोच को दर्शाता है। ये एक तरह का और पोलराइजेशन को और तेज करने का अ, तरीका है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से तो हम पूरे समाज को बांटने में लगे हैं। भाजपा तो ये चाहती ही है कि समाज को बांट दिया जाए। इसी तरह हम देखते हैं कि बंगाल में भाजपा को 45.84 वोट मिला है। अभी भी विपक्ष को ज्यादा वोट पड़ा है। वो बात अलग है कि वोट का विभाजन हो गया और भाजपा जीत गई। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 36.6% वोट मिला था। विपक्ष को लगभग 63% वोट मिला है। 63% प्लस 63% प्लस वोट मिला है। यह भी तब जब चुनाव आयोग भाजपा की तरफ से फील्ड पर उतर कर बैटिंग कर रहा था। बैटिंग फील्डिंग सब कर रहा था। वो तो खैर वो तो भाजपा का ही एक पुर्जा था जो इस काम में लगा हुआ था। विधानसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा करते वक्त हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यह परिणाम विशेष तौर से बंगाल में जनता के गले नहीं उतर रहे हैं। वैसे तो 5 राज्यों के चुनाव में बहुत गड़बड़ हुई है। एसआईआर और एनआरसी के माध्यम से वोट काटना, जोड़ना और वोटर को डराना, बाहर से रेलों में भर भर के वोटरों को लाना और वोट डलवाना तो चलता ही रहा है। चुनाव निष्पक्ष नहीं हो तो फिर हिंदू मुस्लिम करो या कुछ ऐसे ही चुनाव करवाने की जरूरत ही नहीं हो रहेगी। हिंदू मुस्लिम से भी बड़ा सवाल तो ये है कि राज्य और केंद्र की मशीनरी के दुरुपयोग से ये परिणाम हासिल किए हैं। बंगाल में तो 25 लाख 2.5 लाख 2,50,000 अर्धसैनिक बल को तैनात कर भाजपा के गुंडों ने मनमानी करके मनमानी करने की छूट दे दी। इसके अतिरिक्त चुनाव के ठीक पहले टीएमसी की चुनाव प्रबंधन कर रही कंपनी को ही आईपेक आईपेक कंपनी के निदेशक को बिना किसी कारण के पुलिस उठाकर ले गई। और ये पुलिस इस समय चुनाव आयोग के नियंत्रण में थी। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के नियंत्रण में थी और ईडी ने ये रेड की थी और चुनाव खत्म होते ही उसको जमानत दे दी गई। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपने चुनाव के मतलब 13 तारीख को आपने उनको गिरफ्तार किया, 23 तारीख को चुनाव थे, 29 तारीख को दूसरा चरण था और 30 तारीख को आपने जमानत दे दी। इसका मतलब यह है कि उनको चुनाव में काम करने से रोकना था। तो क्या ये निष्पक्षता है? बड़ा सवाल यह है कि जब निष्पक्ष चुनाव नहीं है तो हम किसी दूसरे नतीजे पर या किसी दूसरी बात पर कैसे पहुंच सकते हैं? तो ये भाजपा द्वारा ईडी सीबीआई की गुंडागिर्दी नहीं है तो क्या है? चुनाव के चलते किसी मंत्री या विधायक, सांसद या किसी पार्टी के दफ्तर पर ईडी या सीबीआई की रेड डलवाना कहाँ तक उचित है? और ऐसे इसको कैसे कहाँ तक निष्पक्ष कर सकते हैं? माहौल में कैसे कोई निष्पक्ष चुनाव की बात कर सकता है? जबकि ईडी का जो अ, अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, उसने जितने लोगों को उठाया, 90%, 99% तो खैर उन्होंने विपक्ष के लोगों को ही उठाया, पहली बात। और दूसरा, जो केस किए उन्होंने, गिरफ्तार किए, 2-2 साल तक गिरफ्तार रखे, उनके फंडिंग बंद कर दी, और फिर उनको जो है उनके ऊपर कोई केस सिद्ध नहीं हुआ, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। ये कितनी शर्म की बात है कि ईडी उठा के ले जाती है, 2 साल जेल में रखती है और फिर उसके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है। तो ये मतलब केवल चुनाव के लिए या डराने के लिए लोगों को ईडी का इस्तेमाल सरकार कर रही है। बंगाल चुनाव के बाद मुसलमान हाशिए पर है, ये सवाल बहुत छोटा हो जाता है। अब तो बड़ा सवाल यह है कि चुनाव के बाद
चुनाव में वोटर हाशिए पर है क्या? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि बंगाल प्रदेश के चुनाव में एसआईआर के नाम पर 90 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से निकाल दिया। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे अपील दायर की ट्रिब्यूनल में, न्यायिक ट्रिब्यूनल में, उनको उनकी उनमें से कुछ तो सुनवाई हुई, लेकिन 35 लाख लोगों की सुनवाई नहीं हुई। अब 35 लाख लोगों की सुनवाई नहीं हुई और बिना सुनवाई के, बिना जांच किए उनको वोटर लिस्ट से निकाल दिया, उनको वोट नहीं डालने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं डाला वोट तो अगली बार डाल देना। क्या ये इतनी कैजुअल लेने की बात है? इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का कथन वोट को हाशिए पर धकेल दे रहा है। मतलब वोटर की कोई महत्व नहीं है, वोटर का, चाहे आप वोट दो चाहे नहीं दो। जो हमने वोट चुने, वोटर हमने जो चुन लिए हैं, उनसे हम वोट करवा लेंगे। और 90% और 93% वोटर वोट डाल देगा और हमें 45% और 50% वोट मिल जाएगा और हम जीत जाएंगे। तो ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात हो गई। कहा तो एक वोट से हार जीत का फैसला हो जाता है। हमारे यहाँ नाथद्वारा में डॉक्टर सीपी जोशी के साथ, और एक वोट से हारे थे डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा के चुनाव। और यहाँ 35 लाख वोट का कोई मतलब नहीं है, अगली बार दे देना। तो वोटर, 35 लाख वोटर अगर वोट डालने से वंचित कर दिए जाते हैं, तब वोटर वोटर और वोट का क्या मतलब रह जाता है? इसलिए असली सवाल यह है दोस्तों, असली सवाल यह है कि चुनावी राजनीति में अब वोटर हाशिए पर है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर मैं चाहता हूं आपके कमेंट, हमारे इसमें कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें, और अपने मित्रों और परिजनों को भी इस संदेश को पहुंचाएं। अभी तक भी आपने अगर हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो के साथ।